साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे पुनः आपके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं और आज का मेरा मुद्दा है भारत की सॉफ्ट पावर। साथियों, जिस प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जब हम बात होती है तो वहां पर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की बात की जाती है। ठीक उसी प्रकार वैदेशिक मामलों में कूटनीति यानी डिप्लोमेसी के तहत हम सॉफ्ट पावर एवं हार्ड पावर और उसमें भी विशेष रूप से सॉफ्ट पावर के संबंध में सुनते आए हैं। इसलिए यहाँ पर मैं इन दोनों का क्या तात्पर्य है, भारत की विदेश नीति में सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के क्या मायने हैं और भारत सॉफ्ट पावर के क्षेत्र में कहाँ तक आगे बढ़ रहा है और क्या कुछ किया जाना बाकी है, ये सारे मुद्दे आज मेरी चर्चा के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो सबसे पहले विनम्र अनुरोध है कि यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिएगा। और तो अब मैं आता हूं अपने मुद्दे पर। साथियों, सबसे पहले डिप्लोमेसी का मतलब मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं, यह एक ऐसी नीति है जिसके बूते कोई राष्ट्र अधिक लाभ ले सके और अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बढ़त हासिल कर सके। लेकिन यहाँ पर यह गौर करने वाली बात है कि डिप्लोमेसी का मतलब यह नहीं है कि केवल अपना ही लाभ प्राप्त किया जाए और इसमें दूसरे के हितों का कोई ख्याल नहीं किया जाए, यानी इसमें परहित भी सन्निहित है। भारत की G20 की अध्यक्षता में वसुधैव कुटुंबकम और एक धरती एक परिवार एक भविष्य की अवधारणा में सॉफ्ट पावर ही निहित थी, जिसे G20 देशों ने भी सराहा है। सॉफ्ट पावर से तात्पर्य है सांस्कृतिक अथवा वैचारिक साधनों से है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इसके तहत कोई भी राष्ट्र परोक्ष रूप से सांस्कृतिक अथवा वैचारिक साधनों के माध्यम से किसी अन्य देशों के व्यवहार अथवा हितों को प्रभावित करता है। इसमें संघर्ष या शक्ति प्रयोग है, आक्रामक नीतियां हैं या अपनी आर्थिक ताकत जो है उसका कोई स्थान नहीं होता है। सॉफ्ट पावर ज़्यादातर अमूर्त चीज़ों से हम लेते हैं इसको, जैसे नृत्य है, चित्रकला है, मूर्तिकला है, वास्तुकला है, साहित्य है, चिकित्सा है, आयुर्वेद, योग, बौद्ध धर्म, सिनेमा, बॉलीवुड, संगीत, क्रिकेट, भारतीय प्रवासी हैं, इसमें भारतीय भोजन है और आध्यात्मिकता है। ये सारे ऐसे बिंदु हैं जो सॉफ्ट पावर से परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। यह एक प्रकार से हम कहें कि भारत की व्यापक सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। आपने यह भी देखा होगा कि भारतीय भोजन विदेशियों के लिए एक मुख्य आकर्षण है और विदेशों में स्थित भारतीय रेस्टोरेंट भी इसकी कहानी कहते हैं। कुछ समय पहले साथियों, अमेरिका के न्यू जर्सी में अक्षरधाम के नाम से प्रसिद्ध 183 एकड़ क्षेत्र में बनाया गया मंदिर कंबोडिया स्थित अंकोर वाट के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है, जहां विश्व से हजारों हिंदू और अन्य धर्मों के जो है श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो यह भी भारतीय संस्कृति का सीधा जागता उदाहरण एवं सॉफ्ट पावर का ही द्योतक है। इसके साथ साथ भारत के अहिंसा अहिंसा है और लोकतांत्रिक विचार हैं, इसने भी वैश्विक समुदाय को काफ़ी आकर्षित किया है और यह भी एक, हम इसको कहेंगे कि सॉफ्ट पावर के ये जो दो हैं, अहिंसा और लोकतांत्रिक विचार जो हैं, सॉफ्ट पावर के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हम इनको कह सकते हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि सॉफ्ट पावर की जो अवधारणा है उसका सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका के प्रसिद्ध राजनीतिक विशेषज्ञ जोसेफ निये द्वारा किया गया था और जोसेफ निये के अनुसार सॉफ्ट पावर जो है किसी भी देश के 3 प्रमुख संसाधनों संस्कृति है, राजनीतिक मूल्य हैं और विदेश नीति पर निर्भर करती है। और सॉफ्ट पावर की अवधारणा का महत्व हम अगर देखें, शीत युद्ध 1945 से 1991 कोल्ड वॉर के पश्चात जो है इसका काफ़ी अधिक बढ़ गया है, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया है कि हार्ड पावर के बजाय जो है सॉफ्ट पावर की दिशा में बढ़ना उनके हित में है। लेकिन
अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत अपनी बौद्धिक व सांस्कृतिक शक्ति अर्थात सॉफ्ट पावर का प्रयोग तब से कर रहा है जब से राजनीतिक विशेषज्ञों ने इस अवधारणा का प्रतिपादन भी नहीं किया था। प्राचीन काल में भी कौटिल्य और कामंदक जैसे विद्वान इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन साथियों, बीते कुछ समय में भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर के प्रयोग की जो रणनीति है उसको काफ़ी व्यवस्थित कर लिया है और एक रणनीतिक यानी सामरिक उपकरण के रूप में इसका प्रयोग करने में भारत सक्षम हुआ है। भारतीय संस्कृति की शक्ति के माध्यम से मिले कूटनीतिक लाभ से जो हैं रिश्ते बहुआयामी बने हैं, मल्टी डायमेंशनल, और ऐसे में ये रिश्ते केवल आर्थिक आवश्यकता न बनकर परस्पर सम्मान, साझा मूल्यों और सामरिक साम्यता से ओतप्रोत हो गए हैं। इसलिए जब कोई संबंध केवल आर्थिक आवश्यकता ही बनकर नहीं रहता, बल्कि उनमें आपसी सौहार्द है, प्रेम भाव है, तो और सामरिक साम्यता है, तो ये संबंध दीर्घजीवी होते हैं। जब हम अतुल्य भारत और श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, तो उसके पीछे भी सॉफ्ट पावर की ही बात होती है। जहाँ तक अब हम हार्ड पावर को लें, तो उसका जहाँ तक संबंध है, इसमें सैन्य और आर्थिक संसाधनों पर जोर दिया जाता है। यानी यहाँ पर भावना का कोई स्थान नहीं होता। मौजूदा समय में अधिकांश देश जो हैं सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर के संयोजन यानी मिश्रण का जो है उसका मिश्रित रूप में उसका प्रयोग करते हैं, और जिसे राजनीतिक विश्लेषकों ने एक नए शब्द स्मार्ट पावर की संख्या दी है, उसकी संज्ञा दी है स्मार्ट पावर के नाम से। तो इस प्रकार 3 पावर हो गई, सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर और स्मार्ट पावर। भारत ने भी स्मार्ट पावर के प्रयोग पर बल दिया है, परंतु इसके बावजूद भी सॉफ्ट पावर पर ही भारत का अधिक ध्यान रहा है। अब हम चीन का अगर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI पहल को देखें तो वह एक प्रकार से सॉफ्ट पावर के प्रयोग का सबसे अच्छा उदाहरण हम इसको कहेंगे, और जिसका उद्देश्य विकास के नाम पर छोटे देशों को चीन पर निर्भर बनाना है ताकि वे चीन की नीतियों का समर्थन करें। साथियों, यहाँ यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने वर्ष 1996 में जब विदेश मंत्री थे, तो उन्होंने गुजराल सिद्धांत गुजराल डॉक्ट्राइन का प्रतिपादन किया था, और जिसे भारत की विदेश नीति में सॉफ्ट पावर का प्रमुख उदाहरण माना जाता है, प्रमुख उदाहरण के रूप में लिया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार भारत को दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश होने के नाते अन्य एशियाई देशों में के साथ, जैसे मालदीव है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, भूटान है, इन सब के साथ पाकिस्तान है, इन सब के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने होंगे, ऐसा गुजराल के सिद्धांत में जो है कहा गया था, और जिसे बाद में 2014 में नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री का पदभार संभालते ही भारत की पड़ोसी नीति में कार्य रूप में परिणत कर दिया। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भावना को एक कहें कि पूरी तरह से अमली जामा पहना दिया। इसी प्रकार विदेशों, खासकर अमेरिका में रहने वाले भारतीयों ने भी एक सकारात्मक माहौल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, और जिसके कारण अमेरिका भारत के साथ परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने को बाध्य हो गया। और यहाँ पर कोई ताकत वाली बात नहीं थी, बल्कि सॉफ्ट पावर ने ही यहाँ पर काम किया, और अमेरिका जैसे सुपर पावर को, अमेरिका जैसी महाशक्ति को भारत के साथ परमाणु समझौता करना पड़ा। इस प्रकार सॉफ्ट पावर में अगर हम देखें तो विश्वास सबसे बड़ी पूंजी कही जाती है। इसीलिए सॉफ्ट पावर में व्यापक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को प्रभावित करने की क्षमता होती है।
जबकि हार्ड पावर में स्थिति बिल्कुल विपरीत होती है। दूसरे देश के प्रति अविश्वास एवं असुरक्षा का भाव छिपा होता है। चीन के प्रति यदि आज लोगों का अविश्वास है, तो उसका कारण इसे हम इस रूप में ले सकते हैं। इसलिए किसी देश के विरुद्ध बिना सोचे समझे एक तरफा कार्रवाई करना और अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाना, ऐसे कदमों को हम हार्ड पावर की श्रेणी में रख सकते हैं। मौजूदा समय में भारत विदेशों में अपनी छवि को बढ़ाने के लिए अपने सॉफ्ट पावर संसाधनों का उपयोग करने की दिशा में एक सामरिक दृष्टिकोण लेता दिख रहा है। आज न केवल प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, बल्कि कोई भी मंत्री जब विदेश यात्रा पर जाते हैं, तो वहाँ पर भारतीय प्रवासी भारतीयों से जो हैं संपर्क साधते हैं और उन्हें भारत की सर्वतोमुखी प्रगति से तो अवगत कराते हैं, साथ ही संबंधित देश में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का भी वह उल्लेख अवश्य करते हैं। आज अगर हम देखें, दुनिया की गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां जो हैं, उनमें भारतीय मूल के 10 सीईओ यदि कार्यरत हैं, तो इससे भी किसी न किसी रूप में भारत की सॉफ्ट पावर को ही बल मिल रहा है। साथियों, वैश्विक व्यापार को लें या पर्यटन को लें, मौजूदा दौर में सॉफ्ट पावर की अवधारणा ने विश्व के विभिन्न देशों की विदेश नीति में विशिष्ट स्थान हासिल कर लिया है और भारत भी बराबर इस पर जोर दे रहा है और उसे सफलता भी मिल रही है। इसके साथ ही हम यहाँ पर इस बात का भी उल्लेख करेंगे और यह सच्चाई भी है कि अधिक से अधिक पावर यानी शक्ति जो है उसको प्राप्ति करने की इच्छा जो है प्राचीन काल से ही रही है। और जब हम अस्तित्व के लिए संघर्ष की बात करते हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, तो उसमें यही भावना निहित होती है। जिसके पास अपने अस्तित्व को बचाए रखने की पावर है, वही बाजी मार ले जाता है। लेकिन उस समय सॉफ्ट पावर जैसी कोई बात नहीं थी और बल्कि हार्ड पावर का ही उस समय बोलबाला था। लेकिन परिस्थितियां बदली हैं, समय बदला है और मौजूदा परिवेश में समय के साथ साथ पावर के स्वरूप में जो है एक प्रकार से परिवर्तन आया है, उसके मायने भी बदल गए हैं और अब हार्ड पावर के स्थान पर जो है सॉफ्ट पावर के प्रयोग को अधिक सहूलियत भरा माना जाता है। आज अमेरिका जैसी महाशक्ति यदि भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर एक प्रकार से कहें चल रहा है, तो वहाँ पर भारत की सॉफ्ट पावर का ही हम इसको एक कमाल कह सकते हैं। इसीलिए भारत की सॉफ्ट पावर कूटनीति की चुनौतियों से यहाँ पर हम यह भी नहीं कह सकते कि सॉफ्ट पावर जो कूटनीति है, डिप्लोमेसी है भारत की, उसके सामने चुनौतियाँ भी हैं और उसमें सर्वप्रथम तो यही है कि भारत में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल जो हैं, वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट्स हैं, उनकी संख्या अभी 42 तक पहुंच गई है, 42 हो गई है। इसलिए उन तक पहुंच बढ़ाने की भी ज़रूरत है और इसके अलावा भारत में धार्मिक पर्यटन की भी असीम संभावनाएं दृष्टिगोचर होती हैं। वाराणसी लें, बद्रीनाथ, केदारनाथ, वैष्णो देवी, अमरनाथ, तिरुपति, सबरीमाला, तंजावुर आदि जैसे कई हिंदू धार्मिक स्थलों के अलावा अन्य धर्म स्थलों के लिए भी अन्य धर्म स्थलों में भी श्रद्धालु लोग आते हैं और बुद्ध यात्रियों के लिए तो भारत सबसे पसंदीदा स्थान है, क्योंकि भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े अधिकांश स्थान जो हैं भारत में हैं और यह पूरे साल भर एशियन संघ के देशों जापान और श्रीलंका है और म्यांमार है, ये यहाँ से लोग आते हैं। बोध गया और नालंदा में आने वाले पर्यटकों का यहाँ पर जो है इन लोगों का एक प्रकार से तांता लगा रहता है। साथियों, सांस्कृतिक विकास के लिए बुनियादी ढांचे की कमी है, भ्रष्टाचार है, लाल फीताशाही है
और गंभीर प्रदूषण की समस्या है, यह भी सॉफ्ट पावर कूटनीति में आड़े आती है। क्योंकि ये सारी समस्याएं जो हैं, इनका यदि पर्यटक महसूस करते हैं इन समस्याओं से, तो उसका असर जो है, उसका प्रभाव नहीं, उसका परिणाम जो है भारत के पक्ष में नहीं जाता और एक प्रकार से वो अच्छा प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। इसलिए भारत को इन कमियों को दूर करते हुए अपने सांस्कृतिक संस्थानों में निवेश बढ़ाकर पर्यटक है, सिनेमा है, कला संस्कृति आदि को बढ़ावा देकर अपनी सॉफ्ट पावर की छवि को और मजबूत करना होगा। लेकिन यह ऐसा भी नहीं है, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की दिशा में भारत ने ठोस प्रयास भी किए हैं और जैसा पहले मैंने उल्लेख किया है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, यह सबसे महत्वपूर्ण पहलकदमी हम इसको कह सकते हैं। इससे न केवल देश में बल्कि विदेशों में भारत की जो ताकत है, भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, उसका स्पष्ट रूप से उसको भारत ने उजागर किया है। आज वैश्विक पटल पर यदि योग की तूती बोलती है और 21 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हुए योग को भारतीय विरासत के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, तो इसे हम सॉफ्ट पावर कूटनीति की दिशा में भारत का एक महत्वपूर्ण प्रयास कह सकते हैं। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अगर हम लें, इसके तहत अन्य बातों के साथ साथ पूर्वी एशियाई और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ जुड़ने के लिए बौद्ध धर्म को एक महत्वपूर्ण कड़ी मानते हुए देश में बौद्ध धर्म से संबंधित पर्यटन को बढ़ावा देना और वर्ष 2014 में बौद्ध सर्किट के विकास की घोषणा करना भी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की दिशा में भारत की ठोस पहल ही कही जाएगी। साथियों, भारत द्वारा हाल में प्रक्षेपित सार्क सैटेलाइट भी भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का महत्वपूर्ण हिस्सा है और एक ठोस जो है पहल, इसको हम कह सकते हैं सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की दिशा में। भारत संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में अपने सैनिकों को भेजकर विश्व शांति अभियानों में भागीदारी अगर कर रहा है और सबसे अधिक जो शांति अभियानों में सैनिक हैं भारत के हैं, तो यह निश्चित तौर पर भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की ही हम इसको एक महत्वपूर्ण जो है पहल इसको हम कहेंगे। डिजिटल क्रांति का वर्तमान दौर अगर हम लें, राष्ट्रों के बीच संपर्क एवं सद्भाव का महत्व जो है बढ़ता जा रहा है और विभिन्न देशों से इस संबंध में विभिन्न देश जो हैं भारत की डिजिटल क्रांति से प्रभावित भी हुए हैं और इस आशय के कुछ समझौते भी किए गए हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में भी अगर हम देखें, सॉफ्ट पावर पॉलिसी की जो है भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ पर हमें इस तथ्य को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि बढ़ती बहुध्रुवी विश्व व्यवस्था, मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर जो है, उसमें भारत को खुद को स्थापित करने की आवश्यकता है। इसलिए स्मार्ट और हार्ड पावर का मिला जुला रूप, यानी स्मार्ट पावर का प्रयोग करते हुए भारत को वैश्विक जगत में अपनी एक नई पहचान जो है स्थापित करनी होगी और भारत उस दिशा में निरंतर प्रयासरत है। साथियों, सभी जानते हैं कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वह दिन दूर नहीं जबकि वह तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है और यह ध्यान में रखना भी जरूरी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का यदि हम आकार देखें, अमेरिकी अर्थव्यवस्था के 15% के बराबर है, लेकिन वैश्विक वृद्धि में उसका योगदान अगर हम देखें, भारत का योगदान हम अगर देखें, अमेरिकी योगदान के 60% के बराबर है, क्योंकि वह 4 गुना तेजी से वृद्धि हासिल कर रहा है। तो यह है भारतीय अर्थव्यवस्था का मजबूती का कमाल और इसमें सॉफ्ट पावर
हार्ड पावर यानी इन दोनों के बीच की जो है स्मार्ट पावर का जो अगर योग होता है, और उसका योग हम देख भी रहे हैं, उसका समीक्षण भी देख रहे हैं, तो वह दिन दूर नहीं जबकि भारत अपना विश्व में रुतबा और आगे तेजी से बढ़ाने में समर्थ होगा। तो साथियों, यह मेरा मुद्दा था और जो मैंने आपके समक्ष बांटा, और उम्मीद करता हूँ जो भी आप टिप्पणी दें अवश्य देंगे। पसंद नापसंद, लाइक डिसलाइक दोनों का मैं हमेशा स्वागत करता हूँ। यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलता हूँ एक नए ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न चित्त रहिए, लेकिन मेरे आने वाले ज्वलंत मुद्दे का अवश्य बेसब्री से इंतजार कीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः नमस्कार।